2014 इलेक्शन डिक्लेयर होने में बहुत समय है अभी, और अभी हमारे पास जो स्थिति है वो ये तय करना है कि हम एनडीए में रहें या नहीं रहें। इसलिए पहले 2-3 दिन का और समय है, हमारी पार्टी में निर्णय होगी और निर्णायक अवसर के तलाश की बात कह रहे हैं जी। ये अवसर की भाई तलाश हम जब बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं, ऐसा पता नहीं है अजय जी कौन लोग हैं। जबकि राजनीति अवसरवादिता के आधार पर नहीं चलती है, राजनीति एक धर्म पर चलती है। राजनीति विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके सहयोगी हैं साबिर अली साहब। राजनीति के आधार पर वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करने की बात होनी चाहिए, न कि किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष के विकास की बात होनी चाहिए। ऐसा है, ये सबक आप अपने घर में दीजिए, सबक आपसे लेने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और कौन अवसरवादिता है और कौन नहीं, ये सिद्धांत है। सुनिए, आप पहले सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे हैं। कोशिश करनी होगी। ऐसा है, आप ऐसा नहीं समझिए। ये सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, ये सबक व्यक्तिगत आधार पर नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा सिद्धांत आप अपने यहाँ सुनाइए। आपके यहाँ कितने सिद्धांत हैं मुझे बहुत ज्यादा वाकिफ है, मैं आपसे ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए सिद्धांत हमको मत सिखाइए। सिद्धांत पहले अपने पास आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं है, आप समझना। हाँ, इसके लिए पहले सब्र कीजिए। आपकी आप जब बोल रहे थे तो मैं आप सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था, और टीवी चैनल पे जब डिबेट हो तो एक दूसरा आदमी बोले तो सुनना चाहिए। आप जितना बोलना है बोल लीजिए। जब मेरी तो आप सुन लीजिए। हमने कहा कि अभी हमारा पार्टी निर्णय बहुत जल्द लेगा, और जब पार्टी निर्णय लेगी फिर उस वक्त हमारी पार्टी की अगली रणनीति तय होगी, और पार्टी एकजुट होकर आदरणीय नीतीश कुमार और शरद यादव जी के नेतृत्व में पार्टी का जो निर्णय होगा वो पब्लिक डोमेन में आएगा। साबिर अली साहब, एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दो मेहमानों का हमें धन्यवाद करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें दो और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी और साथ ही साथ प्रेम शुक्ला, माफ कीजिएगा, विजय सोनकर शास्त्री जी और प्रसन्ना जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ कुछ ही देर में नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन साबिर अली साहब, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। यही सवाल अभी कुछ देर पहले अनिल साहनी जी से भी हम लोगों ने पूछा था। नरेंद्र मोदी के मसले पर पिछले 2 सालों से लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच में कसाकसी चल रही है। राहुल जी ने भी अभी यही सवाल पूछा था, वरिष्ठ पत्रकार वह हमारे साथ हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार जी इतने सालों तक क्यों चुप्पी साधे रहे? उनको क्या पहले नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता में से एक हैं, ऐसी पार्टी के साथ नाता रखना क्यों आवश्यक है जिसके साथ आपके रास्ते अलग हो जाएंगे, जिसकी विचारधारा से आप मेल नहीं खाते? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जब तक गुजरात में स्थापित थे, गुजरात की बागडोर उनके पास थी। गुजरात में हमारे पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है। हमारी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ी, 1 सीट जीती, उससे ज्यादा हमारी पार्टी की वहां बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। जब बात आती है देश की, जब बात आती है देश के बागडोर कौन संभालेगा, कौन किसके अगुवाई में हम 2014 का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि बागडोर ऐसे शख्स के हाथ में जाए जी, जिसके नजरिए में, जिसके जहन में ऐसा हो कि इस देश का जो समावेशिक धर्म का देश है, जिसमें हर धर्म के लोगों का, हर कास्ट के लोगों का, हर समाज के लोगों का और हर वर्ग के लोगों का सोच उसको बढ़ाने के लिए और एक साथ लेके चलने के साबिर अली जी, माफ कीजिएगा, बस जहन में हो। हम इस चर्चा को दरअसल तीसरे मोर्चे पर रखना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल और इस पर, उसके बाद हम तीसरे मोर्चे की गठन और उसके तमाम चीजों पर बात करेंगे। नलिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। साबिर अली जी, क्या आप लोग मानते हैं, और एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप लोग मानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी सांप्रदायिक नहीं है और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को लेकर भी इसी तरह के आरोप तमाम अन्य दल लगाते रहे। देखिए, कौन सांप्रदायिक है और कौन सांप्रदायिक नहीं है, इस बात नहीं, आप ही लोगों ने उठाया। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं। अगर नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है क्या?
नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हमने पहले भी कहा कि हम किसी की सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। 2014 का इलेक्शन जो आदमी लीड करेगा उसकी पीछे जो कार्य रहे हैं उसको जहन में रखना जरूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का और नरेंद्र मोदी जी का तुलना करना, मैं समझता हूं इस देश की जनता सक्षम है। और जहां आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं यही कह रहा हूं कि 2014 का कौन लीड रोल लेगा, हमारे पार्टी का सिर्फ यही पहले से प्रश्न है। और हमारी पार्टी की मानसिकता, सोच हमने अपने घटक दल को बता रखा है, चलिए उसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, यानी कि आप बचते बचाते सवाल का जवाब न देना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है आप देश की जनता और विवेक पर छोड़ रहे हैं फैसला, लेकिन आप ले रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी टिप्पणी हम यहां आपकी लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जेडीयू अवसरवादिता की राजनीति ही कर रही है, जैसा कि अभी राहुल जी ने कुछ देर पहले कहा था? प्रेम शुक्ला जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मैं मुझे लगा कि आप नलिन जी से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले नलिन जी के पास उसका तुरंत चलते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में जिस तरह का मोड़ आया है और इसके पहले जिस तरह के संबंधों को टूटने के मोड़ आते रहे हैं जी, वो 1989 से लेकर 2013 तक सेकुलरवाद के नाम पर की गई राजनीति में ये इतना स्पष्ट हुआ है कि सत्ता माई सत्ता बाप, ना कुछ पुण्य ना कुछ पाप। अगर आपके पास सत्ता आ रही हो तो लालकृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल है और गैर कांग्रेसवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ले आना चाहिए, उसके साथ समझौता करना चाहिए। लालू जी को हटाना है तो समझौता कर लेना चाहिए। जब जनता दल यूनाइटेड समझौता कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ये जांच करवा रहे थे रेलवे में बैठ के कि गोधरा का जो कांड है वो पूरी तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया। मतलब उसका कांड का भी सारा दोष लालू जी नरेंद्र मोदी के सिर पर जब मर रहे थे, तब जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का समझौता था। भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ पर 1968 से जो है दंगों में लोगों को हिंदुओं का साथ देने का आरोप लगता रहा है। और नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि केबी सहाय से लेकर भागवत झा आजाद के कार्यकाल तक जितने भी दंगे हुए हैं उस दंगों में एक विचारधारा को दोष दिया जाता रहा है जी। और जब 1993 में लालकृष्ण आडवाणी जी 1990 में माफ कीजिएगा, जब लालकृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या चले थे जी, तो जब मधेपुरा में रोके गए थे जी, तो लालू जी की विचारधारा के साथ नीतीश जी भी खड़े थे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि अब लालू जी को हटाना है और सत्ता में बैठना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी नीतीश कुमार जी को सर्वश्रेष्ठ सेकुलर दिखाई देने लगे। ये स्थिति थी और आज जो है विचारधारा को कोई स्थान न राष्ट्रीय दल देने को तैयार है न क्षेत्रीय दल देने को तैयार है। बिल्कुल ऐसी स्थिति में जी, अब न कांग्रेस और इसकी सारी जड़ें, इसका सारा दोष वो कांग्रेस के पास है। उसने सेकुलरवाद को ऐसे परिभाषित कर दिया कि सेकुलरवाद में आप हमारे यहाँ चले आए, हमसे जुड़ गए। नहीं, अब आज चूंकि हमारे पास कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस की बात यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अवसरवादिता वाकई में दिखाई दे रही है और टूट टूट कर दिखती है। प्रेम शुक्ला जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन नलिन कोहली जी, मान लिया है। तीसरे मोर्चे की गठन की बात भी लगातार होती चली आ रही है और राहुल जी ने भी अभी ये बड़ी अच्छी बात ही एक तरह से कही। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा दरअसल अवसरवादिता का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन जाता है। ये शब्द उनके नहीं है, लेकिन अवसरवादिता उन्होंने जरूर कहा था। क्या आप भी यही मानते हैं कि तीसरे मोर्चे की बात करके तमाम पार्टियां अपने निहित स्वार्थ को आगे रखना चाह रही हैं, व्यक्तित्व को आगे रखना चाह रही हैं और शायद ये हमारी राजनीति के लिए ठीक नहीं है? अजय जी, ऐसा है, कई मुद्दे हैं यहाँ। पहली बात है, तीसरे मोर्चे की बात किसी भी रूप से अगर आप देखें ये लगातार उठती जा रही है। अगर आप संघीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे संघीय ढांचा हो या फेडरल इश्यूज हो, तो उन विषयों पर अगर बात करेंगे तो ये तो संवैधानिक कल्पना है और ये अच्छी कल्पना है। इस पर कोई भी कदम कोई भी पार्टी उठाए तो मैं मानता हूं कि देश के लिए अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं जी। लेकिन जहां तक उससे कोई तीसरे मोर्चे का गठन हो जाए या किसी भी रूप से अगर आप बुलाएं उसे नए नाम से, तो फैक्ट यह है कि सन 1980 से आज तक
कभी भी कांग्रेस और भाजपा के नंबर्स को अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो 272 से ज्यादा है। तो 272 का आंकड़ा उसकी आवश्यकता है और वो बिना कांग्रेस या भाजपा की कल्पना से पूरा नहीं होता। इसीलिए इस देश में दो ध्रुवीकरण बने हैं, एक है भाजपा केंद्रित और एक है कांग्रेस केंद्रित, एनडीए या यूपीए। तो ये तो रही बात दूसरी बात जो चल रही थी चर्चा की सांप्रदायिक और जो अभी हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स होगी, सेक्युलर पॉलिटिक्स होगी, धर्मनिरपेक्ष। मुझे लगता है देश के सामने जिस प्रकार की आज परिस्थिति है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, वक्त बहुत कम है। दरअसल आप बहुत देर से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे चर्चा उन तमाम चीजों की नहीं हो रही है। चर्चा आज चर्चा सिर्फ नरेंद्र आज इस बात की हो रही है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जेडीयू टूट रहा है। खत्म कर रहा हूं कि ये मुद्दे मैं आ रहा हूं उस पे भी 3 विषय थे, ये दूसरा है। तो मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि देश के सामने ये सारे मुद्दे हैं जो यूपीए के 9 साल के शासनकाल में स्पष्ट है। और अगर आखिरी चुनाव भी देखे आप जो बाईपोल हुए हैं उसमें कहीं पर भी कांग्रेस नहीं दिखती। तो मुझे लगता है देश की जनता तैयारी कर रही है कांग्रेस को हटाने के लिए। तो ये जो है तीसरे मोर्चे की बात हो या एनडीए की बात हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है। और लास्ट बात जो है, जो हमारी बात हो रही है भाजपा और जेडीयू को लेकर, तो इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शरद यादव जी का आज बयान था और हम मानते हैं कि ये चलती जा रही है, बहुत सफल रूप से ये चला है अलायंस। बिहार की जनता जो आज शाहनवाज जी ने कहा, आप अभी भी 10 करोड़ आप अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं नलिन जी, बहुत आशा के साथ इस गठबंधन को देख रही है जो सुनहरा काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है। दरअसल हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन नलिन जी आपने वाकई में बहुत उम्मीद बांधी हुई है और आपके और साथ साथ शरद यादव जी के अलावा शायद ही कोई इस भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि अभी साबिर अली जी भी काफी उत्तेजित थे और अनिल जी जो जेडीयू के थे वो भी बहुत उत्तेजित थे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तय है कि एनडीए का भविष्य फिलहाल अधर में दिखाई दे रहा है और इसीलिए हमने अपने वेबसाइट पर यह सवाल पूछा था अपने दर्शकों से। आज का सवाल हमारा था, क्या एनडीए बिखरने के कगार पर है? हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया और 44% मानते हैं कि एनडीए अब बिखराव के रास्ते पर है। 48% अभी भी उम्मीद बांधे हैं कि एनडीए में बिखराव नहीं होगा। नलिन जैसे लोग यहां पर भी शामिल हैं और 8% लोग मानते हैं कि शायद ऐसा हो या न हो, इसके बारे में कह पाना संभव नहीं है। अपने दर्शकों से हम गुजारिश लगातार कर रहे हैं, हमारे वेबसाइट newsnation.in पर आप हमारे सवालों का जवाब जरूर दें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और उसे हम वक्त दर वक्त अपने चैनल पर लगातार दिखाते भी रहें। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं और खबरों के साथ।